जनता पार्टी चुनौती देती है, आओ। भाषण बहुत अच्छे होते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो, मगर काम नहीं होता। आपने तय किया था जब तक अमित शाह को जेल में नहीं डालेंगे, उन्होंने अपना मन बना लिया है, मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे। 70 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में भी हो सकता है। ये झूठ सुन सुनकर पागल हो गया। ये लड़ाई है वर्चस्व की, ये जंग है आन बान और शान की। भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है, आओ। ये संग्राम है सियासी साख का। यही फर्क है हमने और उनमें। क्या गुजरात में बचेगा मोदी का डंका? क्या बागी वाघेला बनेंगे किंग मेकर? क्या कभी दिल्ली की आंधी बनी आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी सियासत का समीकरण? या गुजरात की गद्दी होगी कांग्रेस के हाथ? कौन बनेगा गुजरात का सिरमौर? सबकी जुबान पर अभी से ही अपनी अपनी जीत का जयघोष है। सतयुग हो या कलयुग हो, यज्ञ के अंदर अड़चने पैदा करने वाले आते ही रहेंगे। हिंदुस्तान में जो भी कमजोर है, जो भी गरीब है, उसके लिए इनके दिल में जगह नहीं है। नेताओं के नारों ने साबरमती की लहरों में भी उफान ला दिया है। आज देख लिया हम कहां हैं, आप कहां। संघर्ष की गलियों में सियासी शहमात के दांव चले जा रहे हैं। हमारी फिलॉसफी है कि हम नहीं जानते हैं, जनता जानती है। गुजरात में महादंगल की मिसाल बच चुकी है, चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तो हर गुजरते दिन के साथ जुबानी घमासान तल्ख होता दिख रहा है। आरोपों के तीर चल रहे हैं। 70 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में भी हो सकता है। और राजनीति की बिसात पर मोहरे बिठाए जा रहे हैं। बीजेपी की अगुवाई कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दूसरी ओर कांग्रेस को भी राहुल की रणनीति में जीत का भरोसा दिखने लगा है। 22 सालों से सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए राहुल मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे दस्तक दे रहे हैं, जबकि बीजेपी को भरोसा है कि चुनाव के इस चक्रव्यूह में मोदी का नाम ही पार्टी की जीत की गारंटी है। नेताओं के नारों में गुजरात खामोश है, इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। जब ईवीएम में वो अपना फैसला सुनाएगा, वो ये बताएगा कि राहुल के दावों ने उसे कितना झकझोरा, या फिर गुजरात के लिए मोदी ही अब भी है सबसे बड़े लड़ाइया। क्या जिस गुजरात ने हिंदुस्तान को अपना सपूत सौंप दिया, उस गुजरात में आज भी चलता है मोदी नाम का सिक्का? 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जिस मोदी को अपनी तकदीर सौंपी है, क्या गुजरात के लिए तो बस उनका नाम ही काफी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव का ब्यूगल बज चुका है। खास बात यह है कि पिछले 15 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि मोदी सीएम पद का चेहरा नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी को मोदी के नाम पर भरोसा है, तो राहुल गांधी एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा जुट गए हैं कि गुजरात में कमल खिलाया जाए। गुजरात सबकी सुन रहा है, लेकिन साबरमती नदी की लहरों से एक ही आवाज़ आ रही है कि गुजरात के मन में क्या है। 7 अक्टूबर 2001 भुज में आए भूकंप से गुजरात कराह रहा था। केशुभाई पटेल की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार पर दबाव बढ़ने लगा था और इसी बीच नरेंद्र मोदी ने संभाली गुजरात की कमान। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। मोदी के लिए गुजरात की गद्दी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। एक ओर मलबे के ढेर पर खड़े भुज को संवारने की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी ओर गुजरात का भरोसा दोबारा जीतना था। चुनाव की घड़ियां भी नजदीक आती जा रही थी, लेकिन मोदी ने करीब 1 साल में ही खुद पर गुजरात का भरोसा पुख्ता कर लिया। 2002 के चुनाव में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने करीब 50% वोट हासिल किए और 127 सीटें जीत ली। ये गुजरात में बीजेपी के लिए
अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। मोदी और गुजरात का जो रिश्ता तब जुड़ा वो कई सालों बाद भी बरकरार रहा। 2007 और फिर 2012 में मोदी ने एक बार फिर गुजरात की कमान संभाली। 2013 में मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन गुजरात और मोदी का रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। तो क्या मोदी के नारों में गुजरात में बीजेपी की जीत का मंत्र छिपा है? गुजरात जानता है कि बीजेपी जीती तो भी मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन 15 साल में पहली बार मोदी के नेतृत्व में चुनाव न लड़ने वाली बीजेपी को अब भी इस चेहरे पर भरोसा है। जोश और जुनून से लबरेज बीजेपी ने अपने लिए तय किया है 150 का आंकड़ा। विपक्ष शायद इसे अति उत्साह में गढ़ा गया जुमला मान भी ले, लेकिन सियासत की नब्ज समझने वाले जानते हैं कि बीजेपी के लिए 182 में से 150 सीटें जीतने का मतलब क्या है। सूबे में अब तक बीजेपी ने इतनी सीटें कभी नहीं जीती, लेकिन माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने 1985 में विधानसभा चुनाव में 149 सीटें जीत का रिकॉर्ड बनाया था। जीत का यह आंकड़ा बीजेपी तब भी नहीं छू सकी जब सूबे की कमान उसके सबसे चमकदार सितारों में से एक नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। लेकिन मानो पीएम मोदी की अगुवाई में विजय पताका लहराने को आतुर पार्टी को यह यकीन है कि जो काम सीएम मोदी नहीं कर सके वो अब पीएम मोदी का नेतृत्व कर दिखाएगा। भारत माता की, भारत माता की। 2014 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की, तो बीजेपी को लगता है कि गुजरात का प्यार अब भी कम नहीं हुआ है। जिस मोदी नाम ने महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी की जीत का परचम लहराया, वो मोदी नाम अपने ही सूबे में रंग नहीं जमाएगा। बीजेपी तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। विकास का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा रहेगा। अगले भी चुनाव में हमने विकास का मुद्दे को लेकर ही चुनाव में हम लोग गए थे और जनता ने ये मुद्दा को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी। गुजरात की जनता पर भरोसा है, वो फैसला करेगी। 150 या उससे कम 3/4 मेजोरिटी, 150 से ज्यादा सीट गुजरात की जनता देगी। नाम मोदी का ही सही, लेकिन बीजेपी खोखली जमीन पर अपने सपनों का महल नहीं खड़ा करना चाहती। वो पूरी शिद्दत से जुटी है। मोदी करीब 40 दिन में 5 बार गुजरात के चक्कर काट चुके हैं। अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। लंबे समय तक अटके रहे सरदार सरोवर बांध को गुजरात की जनता को सौंप चुके हैं। तो रोरो प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं के जरिए वो लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि पीएम बनकर भी वो गुजरात को भूले नहीं हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी ने इस बार बहुत प्रयास किए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां आए। अंतिम 1 महीने में तो बहुत चक्कर लगाए गुजरात के, क्योंकि उनको लग रहा है कि गुजरात में थोड़ी सी दिक्कत है बीजेपी के लिए। बीजेपी को मोदी नाम का भरोसा है, लेकिन कांग्रेस को भी इस बार अपनी जीत तय नजर आ रही है। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस दोगुने जोश के साथ गुजरात के चुनावी रण में 2-2 हाथ करने को तैयार दिखती है। राहुल की जुबान से निकलते व्यंग्यवाण कांग्रेस में आई नई नई जवानी की कहानी खुद कह रहे हैं। मोदी का सीएम कैंडिडेट ना होना मानो कांग्रेस को संजीवनी दे रहा है। मोदी के गुजरात से दूर होने के बाद हुए सियासी उथल पुथल में भी कांग्रेस को अपनी जीत नजर आ रही है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों को कांग्रेस ने अपना सियासी हथियार बना लिया है, जिसके सहारे वो बीजेपी पर वार कर रही है। गुजरात में विकास को क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसे पागल हुआ? कैसे पागल हुआ? ये झूठ सुन सुनकर पागल हो गया। टके टके का हिसाब रखने वाले गुजरातियों से बेहतर जीएसटी और नोटबंदी का मतलब शायद ही कोई समझ पाए। लेकिन राहुल जिन मुद्दों को गुजरात में अपना चुनावी हथियार बनाना चाहते हैं, मोदी ने मानो उसकी काट भी ढूंढ ली है।
कांग्रेस के विरोध को पीएम मोदी ने नया नाम दिया है, विकास विरोधी। सकारात्मक सोचने का सामर्थ्य खो दिया है। नकारात्मकता के आधार पर झूठ के सहारे भ्रमित करके लोगों को चुनाव जीतने के उनकी सोच, उनके तरीके उनको कभी सफल नहीं होने देंगे। और जब जब गुजरात का चुनाव आता है उनको बुखार जरा ज्यादा आता है, उनको जरा तकलीफ ज्यादा होती है। भाइयों बहनों, इस परिवार और इस पार्टी के लिए गुजरात आंख में हमेशा चुभता रहा है। सियासत के इस रण में कांग्रेस और बीजेपी बेशक अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन कुछ छिपे रुस्तम भी हैं जो कभी भी पासा पलटने का मादा रखते हैं। कांग्रेस से बागी हो चुके वाघेला बेशक बूढ़े हो चले हैं, लेकिन उनके सियासी रसूख पर शायद ही किसी को शक हो। गुजरात में बापू के नाम से मशहूर वाघेला अकेले ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कमान संभाल चुके हैं। पुराने स्वयंसेवी वाघेला संगठन संभालना भी जानते हैं और सरकार चलाना भी। अब चुनाव से ठीक पहले वाघेला ने सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। सवाल ये है कि क्या मोदी की गैर मौजूदगी में वाघेला किंग मेकर बनकर उभरेंगे या फिर उनकी सियासत कांग्रेस के वोटों का गणित उलझा कर रख देगी। मोदी को बेशक गुजरात की गद्दी विरासत में मिली, लेकिन अपनी सियासी सूझबूझ से सूबे में बीजेपी का दूसरा नाम बन गए नरेंद्र मोदी। उनका सिक्का कुछ ऐसा चला कि बीजेपी से बगावत करके शंकर सिंह वाघेला ना ही कांग्रेस को जीत दिला पाए और ना ही केशुभाई पटेल पाटीदार और नरेंद्र मोदी के बीच की दूरी बढ़ा पाए। केशुभाई पटेल अब करीब करीब बीजेपी के साथ है और शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं। ऐसे में गुजरात में चुनाव का रंग रोचक जरूर होता है। बीजेपी अपने सबसे मजबूत किले को बचाने में जुटी है तो कांग्रेस सेंधमारी के लिए बेचैन है। वाघेला अपना सियासी रसूख दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच कोई और भी है जो खामोशी से सियासी बिसात बिछा रहा है, अरविंद केजरीवाल। गुजरात की सियासत में ये नाम नया जरूर है, लेकिन दिल्ली में झंझावत पैदा करने वाली आम आदमी पार्टी डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी की ऐसी छवि बना दी है जैसे पता नहीं वो किसानों के मसीहा हैं। अगर देश के किसानों को नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई पता चल जाए, अगर देश के किसानों को गुजरात के किसानों की सच्चाई पता चल जाए, इस देश का एक किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देगा। एक भी किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक झटके में कांग्रेस को सत्ता से शून्य तक पहुंचा दिया। अब वही आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपना दम दिखाने को बेताब है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आम आदमी पार्टी गुजरात में 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। गुजरात के सियासी समर में कूदने के लिए आम आदमी पार्टी काफी पहले से मशक्कत कर रही है। अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार कई बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। पाटीदार आंदोलन और दलितों पर हुए हमले पर अपनी आवाज मुखर करने वाली केजरीवाल एंड कंपनी सूबे में सियासी जमीन तलाश रही है और खबरें तो ये भी हैं कि केजरीवाल की आप हर उस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता दिखेगा। गुजरात के अंदर इतना जबरदस्त दमन का, इतना जबरदस्त कुचलने का माहौल है कि कोई आवाज उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। गुजरात की जनता अब इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। गुजरात का आम आदमी खड़ा हो गया है और आम आदमी आने वाले समय में इन बड़े बड़े नेताओं को मजा चखाएगा। गुजरात के घमासान में बयानों का संग्राम बेशक सियासत का पारा बढ़ा रहा है, लेकिन समीकरणों को साधना हर दल के लिए बेहद अहम है और इसे समझने के लिए गुजरात की सियासत को समझना बेहद जरूरी है। 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1962 में 154 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस 51% वोट के साथ 113 सीटें जीतने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री बने जीवराज मेहता। 1967 के चुनाव में विधानसभा की सीटें बढ़कर 168 हो गईं और एक बार फिर कांग्रेस 93 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई और मुख्यमंत्री बने हितेंद्र देसाई। कांग्रेस को गुजरात में सबसे बड़ा झटका लगा 1975 के विधानसभा चुनाव में। 182 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 75 सीटें मिली। कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, बीएलडी और एसपी के गठबंधन ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका और बाबू भाई मुख्यमंत्री बना दिए गए।
ये अलग बात है कि 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और 140 सीटें जीती। कांग्रेस के लिए तब जीत के नायक बने माधव सिंह सोलंकी। कहते हैं कि माधव सिंह सोलंकी ने खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम वोटों का ऐसा समीकरण तैयार किया जिसे भेद पाना विरोधियों के लिए नामुमकिन हो गया। और वोट इंजीनियरिंग के बलबूते सोलंकी ने न सिर्फ जीत का इतिहास रचा बल्कि कांग्रेस को करीब करीब अजेय बना दिया। खाम समीकरण ने कांग्रेस को सत्ता की चाबी तो सौंपी, लेकिन पटेल और सवर्णों को कांग्रेस से दूर कर दिया। 1990 में चिमन भाई पटेल ने बीजेपी को साथ लिया और पाटीदारों के समर्थन के साथ सरकार बना ली। हालांकि ये गठबंधन सरकार करीब 6 महीने ही चली और फिर चिमन भाई पटेल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। 1990 से 1995 का दौर गुजरात में बेहद सियासी उथल पुथल का रहा। इस बीच कांग्रेस के छबीलदास मेहता भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस का गुजरात में सियासी वनवास। 1995 में बीजेपी ने कांग्रेस के खाम समीकरण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हिंदुत्व की लहर में सारे समीकरण धरे के धरे रह गए और बीजेपी बनी सत्ता की सिरमौर। 182 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 43% वोट के साथ 121 सीटों पर जीत दर्ज की। फिर 1998 में भी बीजेपी को 117 सीटें मिली। 1995 से लेकर अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अजेय बनी हुई है। गुजरात बीजेपी का गढ़ बन चुका है। जिस जीत की बुनियाद रखी केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला ने, लेकिन उसे सींचा नरेंद्र मोदी ने। अब एक बार फिर चुनाव का चक्रव्यूह तैयार है। बीजेपी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस अपने उसी खाम समीकरण को मजबूत करना चाहती है, लेकिन इस बार उसकी रणनीति में पाटीदार भी अहम हिस्सा है। गुजरात की राजनीति में पटेल हमेशा ही अहम रहे हैं। कांग्रेस के खाम समीकरण को बीजेपी ने पाटीदारों के सहारे ही ध्वस्त किया। एक तरह से मानो सूबे की सियासत में कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया। लेकिन पाटीदार आंदोलन ने कांग्रेस को इस समीकरण में सेंध लगाने का मौका दिया है, इसीलिए कांग्रेस गदगद है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि पाटीदार उनके साथ है।